वेलकम टू CIZ प्लस। आज के लेक्चर में हम देख रहे हैं UPPSC AE एग्जाम के सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि हम जानते हैं एग्जाम डेट बहुत नियर बाय है, 1 नवंबर को एग्जाम है। इतना बड़ा एग्जाम है 712 पोस्ट के लिए, जो कि लास्ट 2013 में कंडक्ट कराया गया था। हम उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। कौन से टॉपिक के? रेलवे इंजीनियरिंग के। रेलवे इंजीनियरिंग सुनने में छोटा टॉपिक लगता है, लेकिन इसमें लगभग हाईवे इंजीनियरिंग जितने ही टॉप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ज़्यादातर क्वेश्चंस थ्योरी के बेस पे पूछे गए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक बार रेलवे इंजीनियरिंग को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन, अगर इस वीडियो को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक बार गो थ्रू होना है, फील फ्री टू वॉच दिस वीडियो। और अगर आपको पूरे अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में वीडियो को क्रैश कोर्स में या फिर शॉर्ट वे में या कोर्स को कंप्लीट करना है, किसी भी तरीके का कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए, इस लास्ट टाइम पे स्पेशली डिज़ाइन कोर्स है हमारा CIZ प्लस द्वारा UPPSC AE लमसम पैक। इस पैक की खासियत है, ये स्पेशली UPPSC AE का ये डिज़ाइन है और स्पेशली शॉर्ट टर्म के लिए। फिर इस वीडियोज़ मिलेंगे आपको इसमें, ताकि आपको 1.5 से 2 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट हो जाए, जिसमें 10 to 15 वीडियोज़ होंगी, शॉर्ट वीडियोज़ पर सब्जेक्ट। 3 क्विज होंगी, लाइव डाउट सेशन होगा हमारा। इसमें आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपनी सिलेक्शन गारंटी करने की। अगर थोड़ी बहुत तैयारी, किसी सब्जेक्ट में वीकनेस रह गई है, कहीं पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इस वाले कोर्स में वो सब कुछ प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। हमने स्पेशली इसी तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक बैठ के ये डिसाइड किया है कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है किस टॉपिक को ध्यान देने की, कौन से इस पेपर के लिए कौन से सब्जेक्ट्स रेलिवेंट हैं, कौन से टॉपिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। उस हिसाब से ये कोर्स डिज़ाइन हुआ है। तो आई होप आप लोग इसको विजिट करें। कहाँ जाना है आपको? www.cizplus.com पे, या फिर आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, CIZ प्लस ऐप। आप लोगों को दोनों के लिंक हमें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं? रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग। मार्शलिंग यार्ड। ये मार्शलिंग यार्ड क्या होता है? मार्शलिंग यार्ड होता है, मालगाड़ी नहीं होती जो गुड्स ट्रेन होती है, उनके लिए उनकी मूवमेंट, मतलब माल उतारना, चढ़ाना, डिब्बे अलग करना, डिब्बे नए लगाना, लोकोमोटिव्स की मूवमेंट, बेसिकली इन सब की मूवमेंट के लिए किसका यूज होता है? मार्शलिंग यार्ड। जैसे कि रेगुलर पैसेंजर स्टेशन नॉर्मल ट्रेन के लिए यूज होता है, गुड्स ट्रेन के लिए मार्शलिंग यार्ड यूज होता है। इन रेलवे स्टेशन प्रोवाइड्स द फैसिलिटी, उसके बारे में पूछ रहे हैं, मार्शलिंग यार्ड के बारे में। तो मार्शलिंग यार्ड किस लिए होता है? सेफ मूवमेंट ऑफ पैसेंजर एंड कोचेज ना, पैसेंजर का तो कोई लेना देना ही नहीं मार्शलिंग यार्ड से। फॉर रिसीविंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स व्हीकल। बिल्कुल सही। सारे तरह की गुड्स व्हीकल, बेसिकली गुड्स ट्रेन, उनसे डील करता है मार्शलिंग यार्ड। रिसीव करना, लोड करना, अनलोड करना, डिलीवर करना, कोचेज हटाना, कोचेज लगाना, उन सब की मूवमेंट देखना। दिस इज द वर्क ऑफ मार्शलिंग यार्ड। सो बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। द डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफर वैगन्स, पैसेंजर कोचेज और लोकोमोटिव्स फ्रॉम पैरेलल ट्रैक्स विदाउट एनी शंटिंग इज कॉल्ड। देखो यार, मान लो 2 पैरेलल ट्रैक्स हैं, एक मेरा ट्रैक ये है और एक मेरा ट्रैक ये है। एक मेरा वैगन यहां लगा, एक मेरा वैगन क्या होता है? इंजन, लोकोमोटिव यहां है। मुझे इसको इससे हटा के इस पे लाना है, 1 से 2 तक लेके जाना है। अलग अलग तरीके होते हैं इसके। तो एक तरीका क्या होता है, हम लोग ट्रेवर्सर का यूज कर लें। ट्रेवर्सर पता क्या होता है? एक टाइप का ना व्हीकल, समझ सकते हो आप, गूगल कर सकते हो ट्रेवर्सर क्या होता है। ट्रेवर्सर क्या करता है? एक पाथ दे देता है इसको, यहां से इसके लिए एक अलग से पाथ दे देता है। मोटा मोटे तौर पे कह सकते हैं इसको डायरेक्टली यहां पे ऐसा शिफ्ट कर देता है, लेटरली ट्रेवर्स करवा देता है वहां तक। तो इसको, ये काम कौन करता है? ट्रेवर्सिंग। इसने यही पूछा हुआ है, विदाउट शंटिंग, शंटिंग के बिना
हम लोग कैसे लोकोमोटिव को एक पैरेलल ट्रैक से दूसरे तक लेके जाएं, दिस इज ड्यू टू हेल्प ऑफ ट्रेवर्सर। ट्रेवर्सर ये काम करता है, वरना तो दोनों हमें पता है पैरेलल रेल्स तो कभी मिलती ही नहीं, ये लोकोमोटिव उससे मिलेगा कब, क्या करें, तो हम ट्रेवर्सर का यूज करते हैं। इस रूट से इस रूट में वो लोग लोकोमोटिव को शिफ्ट कर देता है, और डिब्बों का क्या है, वो तो इधर लोकोमोटिव ही मेन है ना, वही उसी ने लीड करना है बेसिकली, इसे इधर डिब्बे अटैच कर दिए तो उधर की ट्रेन बन जाएगी। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेवर्सर। सही है, आगे चलते हैं। द वियर ऑफ द रेल्स, वियर का मतलब रेल की सरफेस का इरोड होना, रेल का सरफेस खर्च होना, मतलब बेसिकली वियरिंग होना रेल की सरफेस की, जो रेल है मे बी रिड्यूस्ड बाय। वियर ऑफ द रेल कब रिड्यूस होगा, अगर हम लोग नंबर ऑफ रेल जॉइंट्स को डिक्रीज कर दें। सर इसका क्या मतलब, रेल जॉइंट्स को डिक्रीज करने से वियर कैसे कम हो जाएगा रेल का? होता क्या है ना, जो रेल में जो जॉइंट्स होते हैं, एक रेल दूसरी रेल से जॉइन जो होती है वाया फिश प्लेट, अगर वो हम कम कर देंगे ना, तो हमारी क्या कह सकते हैं, जो जॉइंट होता है ना, जहां पे रेल जॉइन होती है, यहाँ पे एक फिश प्लेट लगी होती है, फिश बोल्ट्स लगे होते हैं, यहाँ यही अक्सर एक तरह की वीकनेस होती है रेल के लिए, यहीं पे सबसे ज्यादा वियर होता है, यहीं से वियर स्टार्ट होता है होना। तो अगर रेल जॉइंट जितने कम होंगे उतना कम हमारा वियर आएगा। तो अगर नंबर ऑफ रेल जॉइंट्स किसी तरह डिक्रीज कर सके हम लोग, तो हमारा वियर कम हो जाएगा। इसका बिल्कुल लॉजिक सही लग रहा है, आगे चलते हैं। टू प्रोवाइड कैंट इन रेल्स, कैंट क्या होता है, वही जो रोड्स में प्रोवाइड करते हैं, इनर सरफेस को अंदर और आउटर सरफेस को उठा देते हैं, ऐसा रेलवे में कैंट देते हैं कुछ। क्यों देते हैं हम लोग ये, ताकि सर्कुलर कर्व जब आए तो मूवमेंट आसानी हो सके, बेसिकली उसकी ड्राइवर को प्रॉब्लम ना आए, इजी मूवमेंट के लिए हेल्प हो जाती है कैंट देके मूवमेंट में। तो इस इज बिकॉज इस कैंट देने के लिए बोल रहा है कि हम लोग वो जो वुडन स्लीपर यूज करते हैं, जो आपने देखा होगा स्लीपर यूज होते हैं, फट्टे लगाए जाते हैं बेसिकली, ठीक है, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनकी शेप किस तरह से काटी जाती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको बोलता है एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। स्लीपर्स इस तरह रखे जाते हैं कि वो रेलवे का जो स्लोप है, ये 1:20 की स्लोप दे सकें। एक टर्म होती है कोनिंग ऑफ रेल्स, मतलब हम लोग कभी भी कर्व के अलोंग क्या करते हैं, स्ट्रेट नहीं रखते रेलवे। आउटर रेलवे हमेशा थोड़ी सी ऊपर रहती है, आउटर रेल उस 1:20 रेशो स्लोप में रहती है। इसके लिए कोनिंग ऑफ रेल को हेल्प करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजिंग ऑफ स्लीपर्स करते हैं। और किस रेशो में करते हैं, 1:20 रेशो में ही करते हैं। इस तरह स्लीपर्स बिछाते हैं, इस तरह उनकी कटिंग होती है कि वो 1:20 की स्लोप मेंटेन करें। तो इसका आंसर आएगा एडजिंग ऑफ स्लीपर्स। आई होप क्लियर होगा, आगे चलते हैं। ना मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर ऑफ बीजी ट्रैक, बीजी क्या है, ब्रॉड गेज ट्रैक। ब्रॉड गेज ट्रैक की मैक्सिमम कर्व कितनी, ब्रॉड गेज ट्रैक की मैक्सिमम कर्व बोल रहा है कितनी होती है, मतलब डिग्री, सॉरी कर्व नहीं डिग्री। इसका आंसर है 10 डिग्री। अब सर ये क्या मतलब है 10 डिग्री, ये होता है ना, हम डिसाइड करते हैं यहाँ पे d इज इक्वल टू 1720/d। रेलवे में अक्सर सॉरी d नहीं r, इस फॉर्मूले से हम अक्सर काम करते हैं, डिग्री और रेडियस में रिलेशन। तो क्या होता है कि जो ब्रॉड गेज है ना, उसका अक्सर रेडियस ज्यादा होता है, तो हमें डिग्री उसकी डिग्री जो है वो कम होती है। जनरली मैक्सिमम डिग्री ऑफ कर्वेचर ब्रॉड गेज नेटवर्क का कम होता है, ब्रॉड गेज में होती है। अब सर इसका क्या रीजन है, ब्रॉड गेज नेटवर्क की रेडियस ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि ना जो ब्रॉड गेज है वो लेस फ्लेक्सिबल है। खुद से सोचो यार, अगर इतना डिस्टेंस को मेरे को कर्वेचर देनी हो, जो अच्छा मैं इससे समझाता हूं, ये मान लो ये मेरा ब्रॉड गेज है
और ये मेरा नैरो गेज है। आपको क्या लगता है कौन अच्छे से कर्वेचर ले पाएगा? ब्रॉड गेज की कर्वेचर कुछ ऐसी देनी पड़ेगी, जबकि नैरो गेज ऐसे भी मूव कर सकता है। थोड़ा सा फील करके देखो, तभी हिली एरियाज में मीटर गेज या नैरो गेज यूज होता है। बेसिकली नैरो गेज यूज होता है क्योंकि उस हिली एरियाज में पतले पतले रास्तों से कर्वेचर ज्यादा चाहिए, तो नैरो गेज से आसानी दे सकते हैं। ब्रॉड गेज में रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा देना पड़ेगा, जबकि नैरो गेज में कम भी चल सकता है। दैट इज द रीजन रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो तो डिग्री कम हो जाती है। बेसिकली ब्रॉड गेज में कितनी अलाउड होती है? 10 डिग्री। और मीटर गेज में कितनी अलाउ होती है? 16 डिग्री। और नैरो गेज में 40 डिग्री अलाउड होती है। इसका आंसर है 10 डिग्री। 10, 16 और 40 याद रख सकते हैं। ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज क्या होता है? जिनमें रेल्स के डिफरेंस इनर टू इनर डिस्टेंस कितना होता है? 1.676 मीटर से ज्यादा हो। मीटर गेज में 1 मीटर और नैरो गेज में 0.762 मीटर। तो ये तो आप लोगों को पता ही है। डिग्री में क्या लेना देना है इसका? 10 डिग्री से ज्यादा डिग्री हम लोग ब्रॉड गेज में नहीं दे सकते। आगे चलते हैं। द फिश बोल्ट्स आर मेड ऑफ, देखो मैंने बताया था ये रेल है, ये रेल है, इधर लगती है एक फिश प्लेट इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, और इस फिश प्लेट में होते हैं फिश बोल्ट, स्पेशल टाइप के बोल्ट्स होते हैं। अब क्या होता है ना, रेलवे में होती है वाइब्रेशन। रेल जब चलती है तो इन फिश बोल्ट्स पे वाइब्रेशन होती है, या बोल सकते हैं इम्पैक्ट लोड होता है। बेसिकली दम दम वाला लोड होता है, इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड के लिए हमें क्या बेसिकली हमें चाहिए कि हमारी यील्ड स्ट्रेंथ हाई हो। यील्ड स्ट्रेंथ हाई के लिए चाहिए हमें हाई कार्बन का स्टील। हाई कार्बन स्टील चाहिए हमें फिश बोल्ट्स के लिए। तो इसका आंसर हाई कार्बन क्या करता है? यील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाता है। हमें ये हाई स्ट्रेंथ के चाहिए होते हैं, तो हाई कार्बन स्टील का बेसिकली बोल्ट्स यूज होते हैं। इसका आंसर हुआ हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम कैंट फॉर ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के लिए इक्विलिब्रियम कैंट की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हम लोग इसको स्किप करते हैं क्योंकि ऑप्शंस क्लियर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज मोस्टली यूज्ड ऑन इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में सबसे जो ट्रांजिशन कर्व होती है ना, जो स्ट्रेट लाइन को और कर्व को मिलाती है, बेसिकली उसके बीच में ट्रांजिशन कर्व देते हैं, उसकी शेप क्या होती है रेलवेज के हिसाब से? दैट इज क्यूबिक पैराबोला। रेलवे कहता है ट्रांजिशन कर्व की आइडियल शेप होती है क्यूबिक पैराबोला। जबकि हमने हाईवे में पढ़ा है, हाईवे इंजीनियरिंग क्या कहता है? आइडियल कर्व ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज स्पाइरल। और रेलवे क्या कहता है? क्यूबिक पैराबोला। तो यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में, एक ही नहीं समझना, एक बार नहीं याद कर लेना है कि ट्रांजिशन कर्व की आइडियल तो स्पाइरल होती है। नहीं, क्यूबिक पैराबोला होती है रेलवे में, हाईवे में होती है स्पाइरल। याद रखेंगे इस चीज को। आगे चलते हैं। ऑन इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे के हिसाब से कैंट डेफिशिएंसी, एक होती है टर्म कैंट डेफिशिएंसी की, मतलब कि बेसिकली ये होता है कि जैसे कि हमने किसी रेलवे के लिए कैंट डिसाइड, किसी एक स्पीड के लिए कैंट डिसाइड कर दिया, अगर उससे ज्यादा स्पीड वाली कोई व्हीकल आएगा तो उसके लिए तो कैंट कम पड़ेगा, क्योंकि कैंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? वेलोसिटी के। मान लो मैंने 50 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन के लिए कैंट डिसाइड कर दिया कि इतना कैंट है, 20 सेंटीमीटर का कैंट देना है। ठीक है, तो अगर उससे 100 किलोमीटर वाली गाड़ी के लिए आएगा, उसको तो कैंट ज्यादा चाहिए। ठीक है, उसको ज्यादा चाहिए, तो जितना उन दोनों के बीच जितना ज्यादा चाहिए, जितना वो डेफिशिएंट है कैंट, उसको बोलेंगे कैंट डेफिशिएंसी। बोला ब्रॉड गेज ट्रैक पे इसकी कुछ लिमिट्स हैं, कितनी हम अलाउ कर सकते हैं, कितनी वो सहन कर पाएगी, कितनी लिमिट्स है। फेलियर तब तक नहीं आएगा
तो ब्रॉड गेज नेटवर्क पे इसका आंसर है 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर अलाउड है ब्रॉड गेज नेटवर्क पे कैंट डेफिशिएंसी। मीटर गेज पे कितनी है? इसका आंसर है 5.1 सेंटीमीटर और नैरो गेज पे 3.8 सेंटीमीटर। राइट, समझ गए इसको? कैंट डेफिशिएंसी समझ गए। कैंट हम अलग अलग स्पीड पे डिपेंड कर रहा है ना यार। अब रेलवे में तो अलग अलग, शताब्दी की अलग स्पीड है और पैसेंजर ट्रेन की अलग स्पीड है, तो हम कह रहे हैं कितनी कैंट डेफिशिएंसी मैक्सिमम अलाउड है। ये हमें बेसिकली कैंट डिजाइन करने में हेल्प करती है। अच्छा खासा लंबा टॉपिक है, डिटेल में पढ़ना है तो विजिट कीजिए www.cizplus.com या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एक बार चेकआउट कीजिए हमारे लमसम पैक को, कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहां पे मिलेगी आपको। आगे चलते हैं। डिस्क सिग्नल एक टाइप का, रेलवे में ही एक चैप्टर होता है जिसका नाम होता है सिग्नलिंग। सिग्नल्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। आर प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ, देखो डिस्क सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं शंटिंग के लिए। अब ये शंटिंग क्या चीज है? शंटिंग होता है बेसिकली हर टाइप का गुड्स ट्रेन की जो मूवमेंट होती है ना, उन टाइप, शंटिंग तरह की अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म कैसे कि कोचेस का लगाना, मतलब बेसिकली जितने भी ट्रेन की मूवमेंट है ना, गुड्स ट्रेन की मूवमेंट, उन सारी मूवमेंट्स की को सम्मेशन को बोलते हैं शंटिंग। स्टेशन यार्ड पे जो जितनी भी ट्रेन की जिस तरह की, ये रेलवे की मूवमेंट नहीं, ट्रेन दिल्ली से बॉम्बे जा रही है उसको शंटिंग नहीं बोल रही। स्टेशन यार्ड पे जो ट्रेन मूव करती है, जैसे टर्न टेबल का यूज होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, लोकोमोटिव्स को लगाना है, कोचेस बदलने हैं, इन सारी टर्म्स को, इन सबको मिला के बोला जाता है शंटिंग ऑफ द रेलवे या फिर शंटिंग ऑफ द ट्रेन, शंटिंग ऑफ अ स्टेशन यार्ड। इस टर्म को बोला जाता है शंटिंग। शंटिंग के कुछ सिग्नल होते हैं ड्राइवर के लिए कि अब जाना है, अब रुकना है। इन सब सिग्नल्स के लिए एक टाइप का सिग्नल यूज किया जाता है डिस्क सिग्नल। इसको डिस्क सिग्नल इसलिए बोला जाता है क्योंकि डिस्क जैसी शेप का होता है, इस तरह का शेप होती है इसकी, इसलिए इसको बोला जाता है डिस्क सिग्नल। होता क्या है सिग्नल में? बेसिकली यहाँ पे एक बार लगा होता है, इस पे कुछ कुछ वैल्यूज लिख, अब अलग अलग तरह के सिग्नल्स होते हैं। एक टाइप का सिग्नल ये होता है, एक बार ऐसे हो जाता है। बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसको पूरा एक टॉपिक एक्सप्लेन करूं। मेरे को याद कराने के लिए बताना, डिस्क सिग्नल तब यूज होता है जब शंटिंग करनी हो। शंटिंग के प्रोसेस में डिस्क सिग्नल यूज होता है। आगे चलते हैं। अ ट्राइंगल इज यूज्ड फॉर, एक चीज का यूज करते हैं, एक नेटवर्क का नाम होता है जिसका नाम होता है ट्राइंगल। ट्राइंगल का मतलब तब होता है जब हम लोगों को इंजन की डायरेक्शन चेंज करनी हो। बेसिकली देखो होता क्या है, मान लो मेरा जो लोकोमोटिव है, इंजन वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, और मेरे को उसको लाना है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं ना, एक थोड़ा सा जुगाड़ लगाता हूं। बेसिकली क्या करता हूं, ये रेलवे ट्रैक था, एक रेलवे ट्रैक इससे ऐसा बनाता हूं और इसको पीछे तक खींच देता हूं। अब होगा क्या, जो लोकोमोटिव है मान लो ये, इसको ले आता हूं यहां से रिवर्स। अब लोकोमोटिव यहां पे आ गया, अब इसको इधर से ज्वाइन कर देता हूं। अब वही जैसे गाड़ी में करते हैं हम लोग, गाड़ी को बैक लाए और टर्न ले लिया, वही वाला काम। अब रेलवे में, रेलवे तो फिक्स रेल्स पे चलना है, वो गाड़ी की तरह यू टर्न तो ले नहीं सकते। तो इसमें क्या होगा, एक बार सीधा गए, बैकवर्ड लाए दूसरे रेल से और इसको डायरेक्शन चेंज कर दी। और ये डायरेक्शन चेंज करने की ये जो पूरा नेटवर्क बनता है, इसके ट्रायंगुलर फॉर्म का होता है, इसलिए बोलते हैं इसको, इस पूरी टर्म को बोलता है ट्रायंगल, इस नेटवर्क को बोलते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल क्या करता है, डायरेक्शन कर देता है चेंज इंजन की। आई होप समझ आया हो कैसे करता है। और क्या यूज होता है डायरेक्शन चेंज करने में, एक टर्न टेबल भी होता है। लोकोमोटिव को रखते हैं और वो इस तरह से रखते हैं, वो टेबल जैसे डाइनिंग टेबल पे हमने घुमा दी डाइनिंग टेबल, तो वो डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। टर्न टेबल भी यूज होती है
इंजन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 52 केजी रेल आर मोस्टली यूज्ड इन। देखो 52 केजी रेल का क्या मतलब है, इसका मतलब है पर यूनिट लेंथ, पर मीटर लेंथ। देखो जो रेलवे है ना वो इससे डिसाइड होती है रेलवे, बेसिकली वेट पर मीटर, मतलब बेसिकली वेट पर मीटर से रेलवे की डेजिग्नेशन होती है, केजी पर मीटर से। 1 मीटर की लेंथ में का वेट है 52 केजी। इस टाइप की रेल कौन से गेज के लिए यूज होती है, इसका आंसर है ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज के लिए हाई वाली यूज होती है, 52 केजी पर मीटर वाली रेल यूज होती है, तो इसका आंसर है ब्रॉड गेज नेटवर्क। ब्रॉड गेज के लिए सबसे अच्छे वाली रेल जो अवेलेबल है वो यूज होती है। इसका आंसर 52 है, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। द मिनिमम डेप्थ ऑफ बैलेस्ट, ये बैलेस्ट क्या होता है, रेलवे नेटवर्क पे देखा होगा स्लीपर्स के नीचे पत्थर होते हैं जो कि लोड को एब्जॉर्ब करते हैं, नीचे सब बेस तक पहुंचाते हैं, बेसिकली सॉइल लेवल तक पहुंचाते हैं। उनका काम क्या होता है, पैक रखना रेल को पूरा और लोड को एब्जॉर्ब करना, बेसिकली बैलेस्ट का ये काम है। तो बैलेस्ट की जो बेसिकली बैलेस्ट ऐसा टाइप का होगा और इसमें पत्थर ये सब होते हैं। बोल रहा है इसकी जो डेप्थ है वो ब्रॉड गेज ट्रंक लाइंस के लिए इंडियन रेलवे ने उसको मिनिमम डेप्थ कितनी रिकमेंड की हुई है, इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की डेप्थ तो देनी ही देनी है ब्रॉड गेज नेटवर्क पे, तब जाके मेरा फेलियर नहीं होगा, तब जाके मेरा बैलेंस्ड डेप्थ होगी। अगर कम डेप्थ देंगे तो क्या पता स्टोन नीचे खिसक जाए या रेलवे लाइन की सेटलमेंट हो जाए, वो हम नहीं चाहते, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर हम लोग डेप्थ देते हैं बैलेस्ट की। आगे चलते हैं। द स्लीपर डेंसिटी इन इंडिया इज नॉर्मली कैप्ट एज। स्लीपर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रेल्स नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल। एक रेल में, जैसे कि एक रेल है उसकी लेंथ लेग से 13 मीटर है, तो लॉन्ग रेल की बात कर रहा हूं मैं, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स कितनी यूज होंगी, तो अगर एम है रेल लेंथ, उसकी एम है रेल लेंथ, तो नंबर ऑफ स्लीपर्स होती हैं जनरली m+5 लेते हैं, या फिर इन जनरल हम लेते हैं m+4 से m+7 तक। इन जनरल थंब रूल m+5 का होता है, ये रेंज यूज करते हैं m+4 से m+7। इसका मतलब क्या है, लेट से रेल मेरी है 13 मीटर की, तो 13 मीटर में अगर m+5 की स्लीपर डेंसिटी ले रहा हूं तो 13 मीटर की रेल में 13+5 18 स्लीपर्स यूज होंगे। समझ गए, बेसिकली ये मतलब है। अगर ये 13 मीटर की रेल है तो 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 18 स्लीपर्स आएंगे इसके रेल के अंदर। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्लीपर डेंसिटी। इसका ये फॉर्मूला है, जनरली इससे डिसाइड करते हैं हम लोग इतने मीटर की रेलवे में कितने स्लीपर्स यूज होंगे, जनरली वो पूछते हैं, तो इससे स्लीपर डेंसिटी याद होनी चाहिए, उससे आंसर आ जाता है। दैट इज ऑल अबाउट रेलवे इंजीनियरिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कोई डाउट आता है कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ आई विल रिकमेंड आप लोग हमारा कोर्स विजिट कीजिए, UPPSC AE लमसम पैक www.cizplus.com, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए और अदर एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए, जॉब नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू।
इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ Plus, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।